ग्रीनलैंड अमेरिका की अगली हॉट प्रॉपर्टी बन सकता है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तो यही है। उन्होंने साफ साफ कहा है या तो पैसा लेकर जमीन बेच दो वरना फौज तो है ही। अभी के दौर में ट्रंप की धमकी अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये अमेरिका की पुरानी परंपरा रही है। उसने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा इसी विधि से अपने नाम किया है। कुछ तो उसने पैसे देकर खरीदे, जबकि कई इलाकों पर बाहुबल से कब्जा किया। आपने अलास्का खरीदने वाली कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन उससे कई बरस पहले अमेरिका ने एक ऐसी जमीन खरीदी थी जिससे उसका साइज रातों रात डबल हो गया था। उस अकेली शॉपिंग से अमेरिका ने तकरीबन 15 राज्यों का निर्माण किया। ये 1803 की बात है। अमेरिका को आजाद हुए 27 बरस हो चुके थे। उस वक्त अमेरिका में महज 17 राज्य थे, बाकी जमीन पर यूरोप के अलग अलग देशों का कब्जा था। ऐसा ही एक इलाका लुइजियाना था। इसकी सीमा दक्षिण में फ्लोरिडा से लेकर उत्तर में कनाडा तक फैली थी। 1803 में यह इलाका फ्रांस के कंट्रोल में था। यह अमेरिका के बीचों बीच पड़ता था, जबकि अमेरिकी सरकार का कंट्रोल पूर्वी इलाके तक ही था। पश्चिम की तरफ बढ़ने के लिए लुइजियाना का एक्सेस मिलना जरूरी था। इसके लिए अमेरिका ने अपने 2 डिप्लोमेट्स को पेरिस भेजा। उन्हें एक छोटे से इलाके न्यू ऑरलीन्स का सौदा करने का जिम्मा मिला था। ये लुइजियाना के एक दक्षिणी शोर पर पड़ता था। इतने से इलाके से अमेरिका का काम चल जाता, उसको वेस्ट में जाने का रास्ता मिल जाता। लेकिन जैसे ही उसके डिप्लोमेट्स पेरिस पहुंचे, उन्हें सरप्राइज मिल गया। फ्रांस ने उनको पूरा लुइजियाना खरीदने का ऑफर दे दिया। उस दौर में फ्रांस पर नेपोलियन का शासन था। वो 3 मोर्चों पर घिरे हुए थे। हेती में गुलामों ने क्रांति कर दी थी। ब्रिटेन के साथ उनकी जंग शुरू होने वाली थी। ब्रिटेन की नेवी फ्रांस को घेर कर बैठी हुई थी और फ्रांस के अंदर आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। इस हालात में लुइजियाना को बचा कर रखना मुश्किल था। असल में फ्रांस को भी नहीं पता था कि नॉर्थ अमेरिका में उसके पास कितनी जमीन है। उसने सोचा कि जो कुछ मिल रहा है वो रख लेते हैं, भागते भूत की लंगोटी ही सही। यही सोचकर उसने पूरा लुइजियाना पेश कर दिया। अमेरिका ने जिन 2 डिप्लोमेट्स को भेजा था, उन्हें इतना बड़ा सौदा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति की परमिशन के बिना साइन कर दिया। वे नेपोलियन का इरादा बदलने से पहले डील कर लेना चाहते थे। यह डील $1.5 करोड़ में हुई थी। 2026 में यह रकम $43 करोड़ के आसपास होगी। लुइजियाना की खरीद से अमेरिका की जमीन में 8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इजाफा हुआ था। ये उस समय अमेरिका के साइज के बराबर था। आगे जाकर इस जमीन से अमेरिका के 15 अलग अलग राज्य बने। इस एक डील ने अमेरिका का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब अगले सौदे की तरफ चलते हैं। ये डील ना हुई होती तो पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप का घर नहीं होता। उनकी जमीन पर स्पेन का कोई शहर बसा होता। हम बात कर रहे हैं फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा अमेरिका के दक्षिण पूर्वी किनारे पर बसा है। इसको सबसे पहले 16वीं सदी में स्पेन ने अपनी कॉलोनी बनाया था, लेकिन 1763 में उसको इसे ब्रिटेन के हवाले करना पड़ा। 1783 में इसमें एक और नया मोड़ आया, जब अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी की जंग जीत ली। तब ब्रिटेन ने फ्लोरिडा स्पेन को लौटा दिया, लेकिन स्पेन के लिए इसको चलाना आसान नहीं था। वो दूसरे झगड़ों में उलझा हुआ था। उसका अमेरिका की सरकार के साथ सीमा विवाद भी चलता रहता था। इसके अलावा स्थानीय लोग भी स्पेन के शासन के खिलाफ थे। इसलिए 1819 में उसने फ्लोरिडा परचेज ट्रीटी पर सहमति दे दी। इसके तहत स्पेन ने फ्लोरिडा की बागडोर अमेरिका को सौंप दी। इसके बदले अमेरिका को लगभग $50 लाख की रकम खर्च करनी पड़ी थी। यह पैसा उसने डायरेक्ट स्पेन को नहीं दिया था। दरअसल स्पेन ने स्थानीय लोगों से हर्जाना मांगा था। यह पैसा अमेरिका ने अपने खजाने से लोगों को दिया था ताकि स्पेन से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सके। इस तरह फ्लोरिडा अमेरिका का हिस्सा बन गया। हालांकि उसको राज्य का दर्जा 1845 में मिला था। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तारीख थी 2 फरवरी 1848 की। 2 बरस तक चली जंग में मैक्सिको बुरी तरीके से हार चुका था। अमेरिका उसकी राजधानी में बैठकर जंग खत्म करने की शर्तें तय कर रहा था। ये लड़ाई टेक्सास को लेकर हुई थी। टेक्सास एक समय तक मैक्सिको का हिस्सा था। 1836 में उसने आज़ादी की घोषणा कर दी, लेकिन वो बहुत दिनों तक आज़ाद नहीं रहा। 1845 में वो अमेरिका में शामिल हो गया, लेकिन मैक्सिको के साथ उसका सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ था। उसी साल अमेरिका ने मैक्सिको को कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको का इलाका बेचने का प्रस्ताव दिया। मैक्सिको इसके लिए तैयार नहीं हुआ। डील टूटने के बाद तनाव काफी बढ़ गया था। उसने टेक्सास बॉर्डर पर सेना भेज दी। तब मैक्सिको को भी सेना उतारनी पड़ी। मई 1846 में दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। मैक्सिको इसमें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। सितंबर 1847 में उसकी
राजधानी में अमेरिकी सेना घुस चुकी थी। मैक्सिको ने तुरंत सरेंडर कर दिया। इसके बाद पीस डील पर बातचीत शुरू हुई। आखिरकार 2 फरवरी 1848 को शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए गए। इसके साथ ही मैक्सिको अमेरिका वॉर खत्म हो गया। लेकिन मैक्सिको को इस हार की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसको टेक्सास की सीमा को स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा 5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका अलग से अमेरिका को देना पड़ा। इसी जमीन पर मौजूदा समय में कैलिफोर्निया, एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, ऊटाह और व्योमिंग जैसे राज्य बसे हैं। इस डील के बदले अमेरिका ने मैक्सिको को $1.5 करोड़ की रकम दी थी। 2026 में इसकी वैल्यू $60 करोड़ के आसपास है। अब उस इलाके की कहानी जो अमेरिका का 49वां राज्य बना। तारीख थी 3 जनवरी 1959 की। उस दिन अलास्का को राज्य का दर्जा मिला था। ये एरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में तीसरा सबसे छोटा। अलास्का का बॉर्डर अमेरिका के किसी भी राज्य में नहीं लगता, रास्ते नहीं लगता। ये मेनलैंड अमेरिका की तुलना में रूस से ज्यादा करीब है। असल में अलास्का रूस का ही पार्ट था। उसकी पहली प्राथमिकता जानवरों के फर से जुड़ी थी, लेकिन इतना ज्यादा शिकार हुआ कि जानवर कम पड़ गए। इसके चलते मुनाफा कम होने लगा। फिर 1853 में क्रीमिया वॉर शुरू हो गया। इसमें रूस को करारी हार झेलनी पड़ी। 3 बरस की जंग में रूस का खजाना खाली हो गया था। अब अलास्का में पैसा लगाना मुश्किल हो चुका था। रूस को ब्रिटेन के हमले का डर भी सता रहा था। दरअसल अलास्का की सीमा कनाडा से लगी है। 19वीं सदी में कनाडा पर ब्रिटेन का शासन था। वो जब चाहे उसको हथिया सकता था। रूस वहां मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने अलास्का को बेचने का फैसला किया। उसी वक्त पर अमेरिका अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश में जुटा था। उसको रूस का ऑफर पसंद आ गया। फिर 30 मार्च 1867 को $72 लाख में अलास्का का सौदा पक्का हो गया। 2026 में यह रकम $17 करोड़ के आसपास है। इतने में एक ढंग का एयरक्राफ्ट भी नहीं मिलेगा। जब अमेरिका ने अलास्का खरीदा था, इसकी खूब आलोचना हुई थी। अखबारों ने लिखा कि इस सौदे में नुकसान ही नुकसान हुआ है। अमेरिका ने बर्फ का रेगिस्तान खरीद लिया है। इस तरह की बातें कही गई। 90% से ज्यादा इलाके में कचरा है। लेकिन 1896 में अलास्का में सोना मिलने के बाद लोगों की धारणा बदलने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में कमर्शियल फिशिंग और कॉपर माइनिंग से पैसा आया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अलास्का में मिलिट्री बेस बनाया। इससे लोगों की बसाहट बढ़ी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हुए। अलास्का में सबसे निर्णायक मौका 1968 में आया, जब वहां कच्चे तेल की खोज हुई। तेल से इतना पैसा आता है कि वहां के नागरिकों को इनकम टैक्स या सेल टैक्स नहीं देना पड़ता। उल्टा सरकार उन्हें तेल से होने वाली कमाई का एक हिस्सा देती है। ये पैसा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। 1867 में ऐसे मुनाफे की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका के 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बाकी के 48 राज्यों से एकदम अलग है। इन दोनों पर अमेरिका ने 19वीं सदी में ही कब्जा कर लिया था, मगर राज्य का दर्जा 1959 में दिया। इनमें से एक राज्य है अलास्का। उसकी कहानी तो आपने सुनी ली। दूसरे राज्य का नाम है हवाई। अब उसकी बात करते हैं। हवाई प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा है। मेनलैंड अमेरिका से उसकी दूरी 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। हवाई में ही पर्ल हार्बर है, जिस पर जापान ने दिसंबर 1941 में हवाई हमला किया था। इसमें लगभग 3000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसी हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। खैर, हवाई एक समय तक एक आजाद और भरा पूरा किंगडम था। वहां के मूल निवासियों की अपनी संस्कृति और शासन व्यवस्था थी। फिर 18वीं सदी में अमेरिका से ईसाई मिशनरियों का एक ग्रुप हवाई पहुंचने लगा। वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने गए थे। हवाई के लोगों ने उनका स्वागत किया। मिशनरियों को वहां की आबो हवा पसंद आ गई। वे वहीं बस गए। धीरे धीरे उनका कुनबा बढ़ने लगा। फिर उनकी नजर चंदन की लकड़ी और गन्ने पर गई। गोरे मिशनरियों को इसमें फायदा नजर आया। उन्होंने प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। उनका अधिकांश कारोबार अमेरिका के साथ होता था। बहुत जल्द उनके पास बेशुमार पैसा आ चुका था। लेकिन इतने से उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में वे हवाई पर शासन चलाने का सपना देखने लगे थे। वैसे की बदौलत उन्होंने हवाई की पॉलिटिक्स पर कब्जा करने का मन बना लिया था। फिर 1887 में उन्होंने हवाई के राजा डेविड कलाकुआ को बंधक बना लिया। उनको लिटरली बंदूक दिखाकर नए संविधान पर दस्तखत करवाया गया। इसमें राजा से उसकी शक्तियां और अश्वेत लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया था। अब गोरे कारोबारी जो चाहे कर सकते थे। लेकिन 1891 में राजा कलाकुआ की मौत हो गई। फिर रानी किलुकलानी गद्दे पर बैठी। उन्होंने 1887 वाले संविधान को पलट दिया। तब गोरे लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका इसके लिए तैयार बैठा था। उसने अपनी नेवी भेजकर रानी को कुर्सी से उतार दिया। 1893 में हवाई से स्थानीय लोगों का शासन खत्म हो चुका था। 1898 में अमेरिकी संसद ने कानून बनाकर हवाई पर कब्जे को मंजूरी दे दी। आखिरकार अगस्त 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां राज्य बन गया
1993 में अमेरिका की सरकार ने हवाई में तख्तापलट के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मूल निवासियों के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया। अमेरिका ने जमीन का आखिरी बड़ा सौदा सन 1917 में किया था, उसी डेनमार्क से जिसके पास ग्रीनलैंड है। 1917 में डेनमार्क ने कैरेबियन सागर में बसे 3 द्वीपों का सौदा किया था। इनके नाम थे सेंट थॉमस, सेंट जॉन और सेंट क्रीक्स। डेनमार्क ने इन पर 17वीं और 18वीं सदी के बीच में कब्जा किया था। उस वक्त डेनमार्क एक कॉलोनियल पावर हुआ करता था। उसने इन द्वीपों को नाम दिया डेनिश वेस्ट इंडीज। वो यहाँ पर गन्ने की खेती करवाता था। मजदूरी के लिए गुलाम अफ्रीका से लाए जाते थे। जब तक चीनी की कीमत ऊपर रही, डेनमार्क ने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन 1840 के दशक में चीनी के दाम गिर गए। तब डेनमार्क के लिए इन द्वीपों को चलाना महंगा पड़ने लगा। इसी दौर में कैरेबियन सागर में अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ रहे थे। उसको लगा कि डेनिश वेस्ट इंडीज पर कब्जा करने से फायदा हो सकता है। वहां से कैरेबियन सागर में बसे द्वीपों पर नजर रखी जा सकती है और समय पड़ने पर उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है। उसका एक डर यह भी था कि उससे पहले कोई दुश्मन देश आकर इन द्वीपों पर कब्जा ना कर ले। अगर ऐसा होता तो उसके पड़ोस में हमेशा खतरा बना रहता। इसको रोकने के लिए 1865 में अमेरिका ने डेनमार्क से एक समझौता किया। तब विलियम हेनरी सीवर्ड अमेरिका के विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने डेनमार्क को डेनिश वेस्ट इंडीज का विलय करने के लिए मना लिया था, लेकिन अमेरिका की संसद ने इस समझौते को खारिज कर दिया। 1890 के दशक में डेनमार्क के साथ बातचीत फिर से शुरू हुई। 1902 में अमेरिका की संसद ने संधि को पास भी कर दिया, लेकिन इस बार डेनमार्क की संसद ने डील को रद्द कर दिया। अमेरिका ने तीसरी और आखिरी कोशिश 1915 में की। उसमें पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। इसमें डेनमार्क न्यूट्रल था, लेकिन अमेरिका को जर्मनी पर भरोसा नहीं था। उसको लगा कि जर्मनी पहले डेनमार्क और फिर उसके नियंत्रण वाले द्वीपों को हथिया सकता है और उनका इस्तेमाल अमेरिका पर हमले के लिए कर सकता है। अमेरिका ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क के नेता सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अमेरिका ने फौज भेजने की धमकी दी। इस धमकी के आगे डेनमार्क झुक गया। उसने 1917 में डेनिश वेस्ट इंडीज बेच दिया। अमेरिका ने इसके बदले उसको $2.5 करोड़ का सोना दिया था। 2026 में सोने की कीमत $6 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आज के समय में डेनिश वेस्ट इंडीज के तीनों द्वीप यूएस वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा हैं। यहाँ के लोगों को अमेरिका की नागरिकता तो मिली है, लेकिन वो संसद या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अमेरिका के पास ऐसे 4 बड़े द्वीप समूह और हैं। प्यूर्तो रिको और गुआम उसने स्पेन से लिया था, जबकि अमेरिकन समोआ जर्मनी और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स जापान का हिस्सा था। प्यूर्तो रिको, गुआम और अमेरिकन समाओ तो मिलिट्री पावर की बदौलत मिला, लेकिन नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स के लोगों ने वोट डालकर अमेरिका में रहने का विकल्प चुना था। एक और चीज, अमेरिकन समोआ के लोगों को अमेरिका की राष्ट्रीयता मिली है, लेकिन उन्हें जन्म से अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती। अमेरिका का नागरिक बनने के लिए उनको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। अब आते हैं ग्रीनलैंड वाले मसले पर। ग्रीनलैंड इस वक्त डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उसको कई मामलों में स्वायत्तता मिली हुई है। वो अपनी आज़ादी का फैसला भी खुद कर सकता है। हालांकि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी जैसे विषय डेनमार्क रखता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आबादी 60,000 से भी कम है, क्योंकि पूरा इलाका रहने के लिए लिहाज से बंजर है। इस बंजर द्वीप में अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा है। वो ग्रीनलैंड पर फुल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, ताकि जैसे मर्जी हो वैसे उसका इस्तेमाल कर पाए। लेकिन अमेरिका को ग्रीनलैंड से हासिल क्या होगा? 3 चीजें हैं। पहली वाली बात तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर अमेरिका नहीं आए तो रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। बाकी 2 पॉइंट ट्रंप अभी खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक तो ग्रीनलैंड में तेल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में है। इन मिनरल्स का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स और दूसरे टेक प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। जो भी इनको कंट्रोल करेगा, भविष्य की दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों ने कोबाल्ट मेटल्स नाम की कंपनी में पैसा भी लगाया है। ये कंपनी दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करती है। तीसरा पॉइंट है फ्रीडम सिटी का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आइडिया डोनाल्ड ट्रंप का है। वो ऐसे शहर बसाना चाहते हैं जहां सरकार का मिनिमम कंट्रोल हो और जहां कंपनियां बेलगाम होकर काम कर सके। एक अमेरिकी कंपनी है प्रेक्सिस, वो ऐसे शहरों को बसाने के लिए ही बनाई गई है। इसके फाउंडर पीटर थिल है। पीटर थिल को अमेरिका के टेक सेक्टर का डॉन माना जाता है। उन्होंने पेपल बनाया था। फेसबुक में सबसे पहले इन्वेस्ट करने वाले लोगों में थिल थे। थिल ने बाद में पेलेंटियर नाम की कंपनी बनाई। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाती है। पीटर थिल ने ट्रंप के 2016 वाले प्रेसिडेंशियल कैंपेन में 11 करोड़ रुपए लगाए थे। उन्होंने ट्रंप पर उस वक्त भरोसा दिखाया था जब कोई और उनका साथ नहीं दे रहा था।
तब से दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। न्यू साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेक्सिस को करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग मिल चुकी है। इसमें पैसा लगाने वालों में ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन भी हैं। एक और चीज, प्रेक्सिस को फाउंडर ड्राइडन ब्रायन 2023 में ग्रीनलैंड गए थे और उन्होंने तभी ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 2025 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वो किसी भी कीमत पर यह सौदा पूरा करना चाहते हैं। इस डॉट को आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनलैंड इस बारे में क्या सोचता है? एक सर्वे में ग्रीनलैंड के 85% लोगों ने अमेरिका में विलय का विरोध किया है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों सरकारें अपना द्वीप बेचने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड में आपको जो करना है वो खुल के करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खरीदने बेचने वाली बात ठीक नहीं है। 14 जनवरी को व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड, डेनमार्क और अमेरिका के नेताओं की मीटिंग हुई। इसमें कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि आगे के नेगोशिएशन के लिए हाई लेवल टीम जरूर बनाई गई है। उनके बीच बातचीत जारी रहेगी और जारी रहेगा देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज पेज। धन्यवाद।